the popular culture, you are getting a lot of references to the wars. For example, recently a film was released uh, based on the personality and life of Field Marshal Sam Manekshaw. So most of it was related to 1971 war. So many of you must have or may have some questions regarding that. So we'll try and solve that. We'll try and take that. You will not, and you don't get questions on Kargil. You don't get questions on any other, wars as such. As I told you, the reason is very simple. The reason is that most of our files, which needs to be declassified in order to write history and write authoritative history, is not declassified yet. ठीक है सागर हिंदी हाँ बिल्कुल मैं हिंदी भी यूज़ करता हूँ नॉट वरी तो जस्ट दैट हमारे फाइल्स जो वॉर से रिलेटेड हैं जो आर्कियोलॉजिकल सॉरी जो हमारे आर्काइव्स में मिलते हैं आर्काइवल और आर्काइव्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर अस फॉर एग्जांपल आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू आई होप यू कैन सी द स्क्रीन राइट हियर ऑल ऑफ यू कैन रीड द स्क्रीन राइट हियर so there is some institution called as National Archives, okay, which holds our history, which is like repository of all the facts. हमारी हिस्ट्री कीपर इंस्टीट्यूशन है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही इस्टेब्लिश थी इसमें एक नियम होता है दैट आफ्टर एवरी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स फाइल्स जो हैं वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइल्स जो हैं सारी की सारी नेशनल आर्काइव्स को जाती हैं सो लेट्स सपोज कि अभी 2023 चल रहा है सो आफ्टर 30 ईयर्स दैट इज 2053 में वी शुड गेट ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू 2023 ठीक है सारे के सारे फाइल्स मिलने चाहिए अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं एंड इन दोज आर द फाइल्स रिलेटेड टू आवर वॉर्स तो ऑल्दो 1971 वॉर को 62 वॉर को 65 वॉर को आप समझ सकते हैं कि 30 से क्या 40-45 साल हो चुके हैं ज़्यादा ही हैं बट वी आर नॉट येट इनटू दैट प्रोसेस ऑफ डी क्लासिफाइंग इट ठीक है तो इसीलिए हमारे पास आधिकारिक रूप से जिसको हम कहते हैं ना अथॉरिटेटिव आधिकारिक रूप से कोई हिस्ट्री नहीं है ठीक है तो आपका क्वेश्चन ये होता होगा दैट कि हमें हिस्ट्री फिर पता कैसे चलती है जैसे कि बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि हिस्टोरियंस कोट करते हैं वॉर्स को या और दूसरी चीज़ को तो हमें कैसे हिस्ट्री इन सब चीज़ों की पता चलती है बिकॉज वी गेट टू नो फ्रॉम अदर अकाउंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जनरल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जीवनी लिखी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी सो थ्रू दैट वी कम टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम पीरियड राइट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव एक पर्सपेक्टिव हमें मिलता है बट एक पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री नहीं बनती है हिस्ट्री इज अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स वी शुड गेट अ लॉट ऑफ इफ आई से थॉट प्रोसेसेस टुगेदर जो हिस्ट्री बनाती है बट फिर भी वी रीड इट इन व्हाट वी कॉल एज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस और इसमें आपने मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू हैव सीन एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन the time period international relations right आपने international relations पढ़ा है I think IR is done somebody was telling me yesterday IR हो गया right IR is done guys so it's going on ठीक okay so of course you will be doing all of this although in IR also it is not asked IR में भी current affairs से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं but still you will learn and you will do things like non-aligned movement or India's nuclear triad or coming up of atomic powers or our nuclear space programs and so forth तो ये सब उन्हीं का पार्ट है so let us come and see our external relations post second world war though after second world war is also the time period that we gain independence but ज़्यादातर international institutions जो है वो 46 से बनना शुरू हो गए थे 1944 से भी बनना बहुत सारे शुरू हो गए थे we had the coming up of Bretton Woods institutions that will start coming up we had the coming up of United Nations right we had the coming up of some rudimentary form of WTO that is GATT summit हो रहे थे General Agreement on Trade and Tariffs etc so all of that was happening और उसी के समय में पूरा विश्व जो है वो दो धड़ों में बटा हुआ था वी वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन वाज लेड बाय यूएसए एंड द अदर वाज लेड बाय यूएसएसआर दैट इज व्हिच वे द वर्ल्ड शुड इट गो द कैपिटलिस्ट वे ठीक है और शुड इट गो द कम्युनिस्ट वे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया करता था एक जमाने में वर्ल्ड हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है आज भी द पीपल हु रिमेन फ्रेंड्स ड्यूरिंग वॉर could not remain became enemies during peace ये एक्चुअली बोला जाता है यूएसएसआर और यूएस के संदर्भ में बिकॉज इन दोनों ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे वर फाइटिंग विथ जर्मनी दे वर फाइटिंग विथ ऑस्ट्रिया दे वर फाइटिंग विथ इटली राइट दे वर फाइटिंग विथ जापान बाद में इटली जो है यहाँ पर आ जाता है एंड यूएस वाज ऑन वन साइड यूएसएसआर वाज आल्सो देयर ब्रिटेन वाज देयर फ्रांस वाज देयर ऑन द अदर साइड दीज वर कॉल्ड एज अलाइड पावर्स और इनको एक्सेस पावर कहा जाता था ठीक है सो ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे उसमें आएगा आई डोंट नो इफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज डन विथ यू गाइस बट इस वॉर के बाद पूरी दुनिया को एक प्रकार का प्रेशर झेलना पड़ा टू गो इन विच कैंप शुड यू गो इन the camp of US or should you go with USSR and you all know that India chose to go neither way हम दोनों ही पक्षों के साथ जाने के लिए हम मना कर रहे थे and we decided not to go with anyone and hence the word non alignment that we didn't decide to align with anybody and hence we called it the non alignment okay so we were more encouraged in working for poverty illiteracy and disease rather than working for arms race जो कि कोल्ड वॉर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था we didn't want to become pawns हम यूएस और यूएसएसआर के झगड़े में उनका पॉन्स नहीं बनना चाहते थे we just didn't want to become the part of that groupings for example South Eastern Asian Treaty Organization ये एक नेटो का रशिया का वर्जन था ठीक है we didn't become a part of that but Pakistan became okay China was also catering towards USA
तो ये काफ़ी टफ समय था हमारे लिए, एंड वी डिसाइडेड टू नाइदर टेक बोथ द साइड्स। नाउ इन दिस इक्वेशन, देखिए अगर आप यूएस के साथ रहते हैं तो यूएस के दोस्त आपके दोस्त, यूएसए के दुश्मन आपके दुश्मन। अगर आप यूएसएसआर के साथ रहते हैं तो सेम थिंग्स में हैपन, यू डोंट नीड टू चूज एलाइज आफ्टर यू चूज वन साइड। लेकिन जब आप नॉन अलाइंड रहते हैं, यानी कि आप इन दोनों के साथ नहीं रहते, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और यू हैव टू स्पेल इट आउट टू द वर्ल्ड कि भैया हम हैं तो हैं किसके साथ, विद whom विल बी टुगेदर, बिकॉज देन एवरीबडी वांट्स टू नो योर एलिजियंस। आपके एलिजियंस को जानना बहुत जरूरी है कि आप किस पक्ष के हैं, इफ नॉट आइडियाज बट एलिजियंस। ठीक है, कम्युनिज्म होना या कैपिटलिज्म होना ये अपनी आइडियाज की बात है, ये अपने थॉट प्रोसेस की बात है, और ये चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एलिजियंस, आपकी सोच किस तरफ जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट? सो दैट हैपेंस। सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती फिर? जिन्हें भी ऑर्डर्स दिए गए होंगे, जितने भी डिसीजंस लिए गए होंगे 97 वॉर के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन रिलीजिंग ऑल दोस डेट्स एंड फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स? ओके, वी डोंट नो दैट, वी डोंट नो रियली दैट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। अभी रिसेंटली, आपको मुझे नहीं पता कितने लोगों ने फॉलो किया है, लेकिन आप लोगों ने वो वीडियोस बहुत देखे होंगे दैट सुभाष चंद्र बोस का सच या सुभाष बाबू की मृत्यु की सही कहानी एंड ऑल दैट। अब सही कहानी क्या है किसी को नहीं पता है, बिकॉज जो कमीशन के रिपोर्ट्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन सेटअप किए थे, उनके जो रिपोर्ट्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साझा नहीं किए, कभी निकाले नहीं। उससे रिलेटेड फाइल्स, करस्पॉन्डेंस, जवाहरलाल नेहरू के समय के करस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट ने कभी निकाले नहीं। इसके रीजंस क्या हैं वी डोंट नो। ओके, मे बी गवर्नमेंट डज इट इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बट वी डोंट नो फॉर श्योर कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मे बी जब आप गवर्नमेंट में जाएंगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, तो शायद आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, बिकॉज अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस के हेड भी आईएएस ऑफिसर्स ही बनते हैं। ये तो चलो काफ़ी बड़ी वॉर्स की घटनाएं होंगी, इसमें यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो भी होगा। बट इवन फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन के भी फाइल हमारे पास नहीं है, पोखरण टेस्ट्स की फाइल हमारे पास नहीं है। जिस चीज़ों के लिए हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, वी टेक प्राइड, इवन दोज थिंग्स आर नॉट बीन एनक्लोज्ड और डिस्क्लोज्ड, इफ आई वुड से। तो ये गवर्नमेंट प्रेरोगेटिव है, ये सरकार की अपनी डिसीजन या डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंदर आता है कि वो कौन सा फाइल डिस्क्लोज करना चाहे या नहीं करना चाहिए इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यू नो दैट आरटीआई गिव्स एग्जेम्पशन टू नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। तो ऑब्वियसली आप क्या ही इससे आगे आप कुछ तर्क नहीं कर सकते जहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आता है। एनीवेज, बट जानने वाली बात यह है और बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर आप फाइल्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। हिस्ट्री विल बी रिटन एंड हिस्ट्री इज रिटन कंटिन्यूअसली, बट द फैक्ट दैट योर साइड विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड। आपका भी अपना पक्ष होगा, ठीक है, आपने भी हिस्ट्री को कैसे या उस इवेंट को घटते हुए कैसे देखा, आपका भी अपना उसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट होगा, पहलू होगा, वो पहलू निकल के नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे दैट हिस्ट्री इज नॉट रिटन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री इज अनफेयर टू मेनी if I would say people in India. So of course it will be unfair because आप हिस्ट्री को आउटसोर्स कर रहे हैं for somebody else to write. यहाँ तक कि you go and search on Google, authoritative history of liberation of Bangladesh is there with US Army website. US Army की वेबसाइट authoritative history निकालती है, history of liberation of 1971 Bangladesh. And you can imagine that US was not with us at that point of time. We were fighting with the help of USSR in the shadows. So आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पर्सपेक्टिव को कैसे देखा गया होगा। ठीक है ना, आज हम गर्व करते हैं कि ठीक है, हमने एक ईस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान को लिबरेट किया फ्रॉम द मिलिट्री रिजीम्स ऑफ पाकिस्तान, और शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। बट देन इंडियाज कंट्रीब्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन, इंडियन आर्मीज कंट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड इन द हिस्ट्री दैट पीपल रीड। आप कितने भी फिल्म बना लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, फिल्म हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वो लार्जर ऑडियंस जहाँ पर हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई फिल्म देखने तो नहीं बैठेगा, राइट? सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर कल्चर एंड डजंट बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम हिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, as I told you, if you are non-aligned, then you need to spell your alignment individually. This is what happened कि आप अगर नॉन अलाइंड हैं तो आपको हर एक नेशन के साथ इंडिविजुअल अलाइनमेंट्स बताने पड़ेंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन व्हिच क्वेश्चनड आवर allegiance was China, because they wanted to test whether we are standing with what phase. For example, immediately after independence we turned towards mixed economy. हमने mixed economy का गोल रखा जिसमें हमने कहा that we will follow capitalist as well as communist path, right? Although we were largely centering towards socialism, right? We were largely geared towards socialism, but in just a simple way, if I would like to say, China was not impressed and it wanted to test waters. So we were skeptical of China. China was skeptical of us. हम दोनों एक दूसरे के प्रति काफी उदासीन रवैया रहा था. And it was in this context that Jawaharlal Nehru signed the Panchsheel or the 5 principles. पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल एक्जिस्टेंस, कि हम एक दूसरे के साथ पीसफुल एक्जिस्टेंस कैसे में रह सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि नॉन इंटरफेरेंस, हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेयर करते हुए रहेंगे, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। नॉन एग्रेशन, कोई भी एग्रेशन नहीं होगा एक दूसरे के बीच में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आपकी बाउंड्री क्या है, हमारी बाउंड्री क्या है, उस दोनों बाउंड्री की रिस्पेक्ट होगी। हालांकि आप जानते हैं कि इस प्रिंसिपल को धड़ल्ले से चाइना खराब करता है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसमें एक और चीज जो जुड़ती है जो यहाँ पे नहीं लिखी है, इज म्यूचुअल एडमिरेशन फॉर ईच अदर्स फ्रीडम मूवमेंट। ये एक चीज जुड़वाई गई थी पंचशील में
कि हम एक दूसरे के फ्रीडम मूवमेंट का भी म्यूचुअल एडमिरेशन रखेंगे, हम एक दूसरे के फ्रीडम मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब हम रिकॉग्नाइज करते थे कम्युनिस्ट स्ट्रगल को जो 1921 से शुरू होकर 1949 तक चली चाइना में, और चाइना हमारे गांधीयन स्ट्रैटेजी और गांधीयन स्ट्रगल को भी रिकॉग्नाइज करता था। आज उतनी बात नहीं की जाती है, बट फिर भी सो यू नो दीज आइडियोलॉजीज काइंड ऑफ ट्राई टू ब्रिंग बोथ ऑफ दीज नेशंस एट पार। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी लेगेसी इशू थी जो सॉल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने 62 का वॉर देखा। व्हाट वर दीज लेगेसी इश्यूज, वी हैव टू सी। यही हमें देखना है कि लेगेसी इश्यूज थे क्या। फॉलोइंग टिल हियर गाइस, समझ में आ रहा है? सर 720 ऑन कीजिए। 720 इज नॉट डिजायरेबल एज फार एज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम वाईफाई, बट आई होप मेरा चेहरा दिखे ना दिखे वो अलग बात है, लेकिन स्लाइड्स दिखनी चाहिए। स्लाइड्स आर क्लियर। स्लाइड में 120 हो या 520 हो कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है। स्लाइड्स आर विजिबल टू यू गाइस? स्लाइड्स ठीक है ना? स्लाइड्स विजिबल है ना? बस दैट इज मोर देन इनफ। आज के दिन मेरे ब्लर्ड चेहरे से काम चला लीजिए। आई एम सॉरी अबाउट दैट। बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस आई कुड नॉट विजिट ऑफिस, सो आई थॉट दैट इट्स बेटर टू कंडक्ट द लेक्चर रादर देन कैंसिल इट, बिकॉज कल से आपके आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, योर आर्ट एंड कल्चर्स लेक्चर विल बी कैरिड ऑन फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो शायद 8 बजे से आपको मैसेज आ जाएगा कल से कि 8 बजे से आपकी बैचेज होने वाली। ठीक है, फाइन फाइन। शुड आई कंटिन्यू? यस प्लीज। ठीक है ना? स्लाइड्स आर विजिबल ना? तो आई एम शेयरिंग द स्लाइड्स विद यू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी। सो यू नो प्राइम मिनिस्टर नेहरूज, यू नो अभी एक रिसेंटली अगेन मैंने आपको कहा कि 62 के अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो 62 के वॉर का बैकग्राउंड है। ठीक है, दिस इज बैकग्राउंड ऑफ 62 वॉर। और अगेन ऑब्वियसली इस पे कोई अथॉरिटेटिव नहीं है रिसर्च या अथॉरिटेटिव हिस्ट्री है ही नहीं, बट अभी रिसेंटली इसी साल आई थिंक इन अप्रैल और मे देयर वाज अ बुक व्हिच केम ऑफ जयराम रमेश। जयराम रमेश आप जानते होंगे, कांग्रेस के लीडर हैं। ही वाज मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर आई थिंक एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ही इज ऑल्सो अ राइटर, और इन्होंने एक किताब निकाली थी अबाउट द मेमोरीज ऑफ वीके कृष्ण मेनन। ठीक है, नाउ हु इज वीके कृष्ण मेनन? एनीबॉडी? Why is V.K. Krishna Menon the most important person for us as far as 62 war is concerned? Yes, please. Anybody? कोई V.K. Krishna Menon को जानते हैं? Yes, correct. राहुल। ठीक है, so V.K. Krishna Menon was the defense minister at that point of time. और अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे ख्याल से पिछले साल V.K. कृष्ण मेनन की पर्सनल फाइल्स, जो उनके पर्सनल करस्पॉन्डेंस थे एज अ डिफेंस मिनिस्टर, उनके जो पर्सनल लेटर्स थे, करस्पॉन्डेंस थे विद प्राइम मिनिस्टर, विद आर्मी चीफ, विद पीपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद इन आउटसाइड, वो सारे फाइल्स जो थे वो डोनेट किए गए उनकी फैमिली द्वारा लाइब्रेरी में डोनेट किए गए, विच इज प्राइम मिनिस्टर्स लाइब्रेरी, जो आपका 3 मूर्ति लाइब्रेरी जिसका नाम था, विच वॉज नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी। तो वहाँ पर डोनेट किए गए, और उस बेसिस पर जयराम रमेश ने ये किताब निकाली। दिस इज वन वेरी ब्यूटीफुल बुक इफ यू वांट टू रीड अबाउट 62 वॉर। और इसमें जयराम रमेश ये बताते हैं वीके कृष्ण मेनन के मेमोइर्स को देखकर दैट एट बेस्ट नेहरू वाज वेरी अनएम्बिगुअस विद रिस्पेक्ट टू चाइना। मतलब चाइना के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, नेहरू इस बात पे क्लियर थे ही नहीं। नेहरू इस चीज को लेकर काफी अनडिसाइडेड प्राइम मिनिस्टर थे दैट व्हाट शुड बी आवर अप्रोच विथ यू नो सिविलाइजेशनल पार्टनर, बिकॉज हम इसे कहते थे कि हमारी सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप है, बिकॉज ये भी एक पुराने सिविलाइजेशन थे, हम भी एक पुराने सिविलाइजेशन है, हमारी हिस्ट्री है, इनके साथ इंटरेक्शंस हैं, और कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ शेयर करते हैं इंक्लूडिंग रिलीजन, एंड वी शेयर अ वेरी माइटी इंपॉर्टेंट हिमालयाज व्हिच आर यू नो गिविंग बर्थ टू आवर रिवर्स। तो ऐसे कंट्री के साथ, ऐसे नेबर के साथ हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर नेहरू ने कोई ज्यादा सोचा, या सोचने के बाद भी कोई ज्यादा आउटलाइन प्लान नहीं किया। इसी बीच में जाओ इन लाई का विजिट होता है और एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है बिटवीन जाओ इन लाई वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है। वही सबसे पहले पंचशील का विजन तय होता है। 54 का टाइम पीरियड था, ये ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड को, क्योंकि इसी के बाद जब तिब्बत इन्वेजन होगा, जब तिब्बत को लिया जाएगा, तिब्बत इन्वेजन वाज एक्चुअली हैपनिंग बाय चाइना। कैन यू टेल मी, अच्छा मुझे आपसे ये पूछना था एक सिंपल सी चीज, कैन यू टेल मी डिड वी कैप्चर तिब्बत, और ब्रिटिशर्स कैप्चर तिब्बत, या तिब्बत को लेकर कोई ब्रिटिशर्स के पास एग्रीमेंट था क्या? बिकॉज दिस वाज एन इशू व्हिच वाज लेफ्ट बाय ब्रिटिशर्स। एनीबॉडी? ये आपने आपके मॉडर्न इंडिया में किया है? यस, मॉडर्न इंडिया हो गया ना आपका? So Tibet was a buffer state for Britishers against Russia. Yes, that is a buffer state. Afghanistan was also used to be a buffer state. So did we sign any, or British India sign any treaty where Tibet was included? लॉर्ड कर्जन याद है आप सब लोगों को? लॉर्ड कर्जन, आई थिंक तिब्बत वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नो नो, देखिए, गो बैक टू योर हिस्ट्री थिंग्स, पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री। लॉर्ड कर्जन, अगर मैं बात करूं, वाज द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू थिंक कि इंडिया है ना, उसका हक जो है पूरा का पूरा मोजाम्बिक से लेके इंडोनेशिया तक होना चाहिए। ही यूज्ड टू थिंक दैट, नो, ही वाज अ रियल हॉट ब्लडेड इंपीरियलिस्ट, और वो इंडिया के बारे में ऐसा ही सोचते थे कि इंडिया का जो रूल है
और आप सब लोग लॉर्ड कर्जन को 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए सबसे ज्यादा याद करते हैं, और मेरे ख्याल से इस व्यक्ति को हम यहाँ तक लिमिट करके शायद उनके साथ नाइंसाफी होती है, ठीक है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कर्जोनियन पॉलिसीज, ही वाज द मोस्ट रेशियल पर्सन, द मोस्ट रेशियल administrator that you can see it in modern India after Lord Lytton, perhaps. But Lord Curzon did one thing which no other Britisher did. He actually made India the real imperialist in whole of Southeast Asia. लॉर्ड कर्जन ने केन्या में, लॉर्ड कर्जन ने बर्मा में, लॉर्ड कर्जन ने साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे आइलैंड्स जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के आइलैंड्स है वहां पर, इवन डियागो गार्सिया का आइलैंड, मॉरिशस का आइलैंड जो अब ब्रिटिशर्स के पास, और मॉरिशस इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब इन सारी जगहों पर इंडिया से एक्सपीडिशंस भेजे थे। और तिब्बत में 1904 में एक कर्नल थे, कर्नल यंग हस्बैंड, कर्नल यंग हस्बैंड मिशन भेजा था सबसे पहले। ही वांटेड टू एक्सप्लोर दिस एरिया ऑफ तिब्बत एंड सी टू इट दैट क्या एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट जो है इंडिया वापस ला सकता है कि नहीं, एंड देयर बाय केम द ट्रीटी ऑफ लासा। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? हैव यू गॉन थ्रू इट और नॉट? ट्रीटी ऑफ लासा, यस प्लीज। So Colonel Young husband was sent by Lord Curzon and he captured the whole area. He did a treaty there, जहाँ पर almost for 50 years, for the next 50 years, we decided that we'll keep the Tibet as a buffer between Manchu China and India. So Manchu dynasties जो इससे पहले ऊपर रहती थी, जो Chinese emperors हुआ करते थे, उनके और ब्रिटिश इंडिया के बीच में तिब्बत को एक बफर बना दिया था ब्रिटिशर्स ने, and thanks to Lord Curzon and Colonel Young husband for that. But you know what? The vision that Curzon had was not shared by his successors. Okay, तो जो कर्जन करके चले गए, उन्होंने इंडिया के आसपास का एक इंपीरियलिस्ट, हैव यू गॉन थ्रू इट? आप लोगों ने ये ट्रीटी ऑफ लासा नहीं देखी क्या? यस प्लीज। आई होप ओके, नहीं देखिए तो कोई बात नहीं। आपने जहां पर भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया के आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वहां पर आप कर्जन के एस्टिमेट के नीचे आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो लेगेसी इशू चलती रहती है। कभी कभार करंट अफेयर्स में भी आता है ना, हमारे चाइना के साथ डिस्प्यूट को लेकर, तो उसकी ओरिजिन जो है वो ट्रीटी ऑफ लासा से शुरू होती है, ठीक है। इट्स लाइक ट्रीटी ऑफ सगौली दैट वी हैड विद नेपाल। तो आज हमारे नेपाल के बाउंड्री के साथ जो इशू होता है, काला पानी रिवर्स, काली नदी के आसपास का जो इशू है बाउंड्री का, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था 1814 और 1816 के बीच में। उसी तरीके से जो हमारी चाइना के साथ बाउंड्री डिफाइन करती थी, वो थी ट्रीटी ऑफ लासा, व्हिच वाज अंडर कर्नल यंग हस्बैंड, व्हिच वाज ओवरसीन इन 1904 बाय लॉर्ड कर्जन। वहां पे आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। सो दिस स्टार्टेड मेकिंग तिब्बत एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड द ऊपर वाला पार्ट ऑफ चाइना, जो जिसको हम इंपीरियल चाइनीज अथॉरिटी बोलते हैं। इस चीज से ब्रिटिशर्स तो वाकिफ थे, बट द चाइनीज वर वेरी मच कीन टू सिक्योर तिब्बत फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज नाउ आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम एशिया, तिब्बत का स्टेटस क्या होगा, नोबडी टॉक्ड अबाउट दैट। So who do you think, who was the if I would say inheritor of this issue कि तिब्बत के साथ क्या होगा? Will Tibet be independent, or Tibet will go to China, because at once upon a time it was captured by China, from China by Curzon, right? So China ये मानता था that it's our area, it's their area, and they should capture it and they should take it. People who lived in Tibet, particularly those who followed Theravada Buddhism or Hinian Buddhism, they believe that this is their own independent kingdom. तो तिब्बत के अपने kingdoms भी हुआ करते थे, independent kingdoms जो monasteries के through चलते थे। So monasteries were a very important part of that. And this became the reason of split, okay? Other than these reasons, which we have already seen, Cold War, leadership, non-alignment issue, other than all of this, you had the coming up of the conflict between India and China. So India और China के बीच में this became one of the most important pressing reasons, that what is the status of Tibet. Okay. Then we in the moment founded what you call as non-aligned movement. इसी बीच में हम लोगों ने non-aligned movement भी find out किया, okay? We had the Bandung conference, जिसके through the coming up of non-aligned movement started, okay? 1955, along with people such as Tito, Nassar, Nehru, Nkrumah, and Sukarno from Indonesia, from Egypt, from Ghana, from Kenya. Okay. So all of these countries started coming up, and we started signing the non-aligned movement. Okay. Criteria of non-alignment, ये सब मुझे बताने की जरूरत इतनी नहीं है, because this is done in IR. Okay. But just to give you a overview that independent policy, peaceful coexistence, support for national freedom, decolonization was an important thing. आप अगर ध्यान देंगे तो सारे के सारे नॉन अलाइंड नेशंस जो सबसे पहले बने थे, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, घाना हो, ठीक है, दे आर ऑल फॉर्मर कॉलोनीज। तो ये सारे फॉर्मर कॉलोनीज थे, एंड हेंस दे वांटेड टू हैव देयर ओन थॉट्स। Bilateral military bases, etc., defense agreements was their main agenda, etc. So anyways, the most important development that came was the strain in the borders. So Tibet annexation jab hua, when Tibet was annexed and Dalai Lama seeked asylum, and he came to India, at that point of time we had the most important strain in the relationship, because China thought that taking of Tibet is the natural extension of their foreign policy, and India was seen as the guardian of or the inheritor of this region. And China इस बात से और enraged हो चुका था that people from Tibet had moved and gone to धर्मशाला, जहाँ पर एक तरीके से दिया गया था asylum. So you had that as a strain, and China, because of all of this, look at the timeline that Tibet is annexed, you have Panchshil agreements, and then you have non-aligned movement, and as soon as you have non-aligned movement, you have 62 war. This is the timeline. When Tibet was annexed, India did not
counter anything except for giving asylum. This was seen as a political opposition to China. In fact, Tibetan government in exile जो होती है, ये कभी कभार न्यूज में आता है, ये आज भी इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है. तब से टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल चल रहा है और हर साल इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इन सबका इलेक्शन होते रहता है और ये आज भी दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है. एंड दिस इज व्हाट अपसेट्स चाइना अ लॉट. So the moment India decided to go with non-aligned movement, that means it decided neither to go with US or neither to go with USSR. China took it as a challenge and decided to test the waters with India, and the 62 war was fought. Now 62 war was major attack from the Northeastern Frontier Agency, NEFA territory से हमारा attack हो रहा था. This is what NEFA territory is called at that point of time. Now it is called as Arunachal Pradesh. So China decided to check us there. Although you know that eastern or western sectors हैं हमारे China के साथ. That means we share territory with China in and around Arunachal Pradesh. We also share territory in China in and around the Ladakh region, going down towards the Uttarakhand and Himalayas region. Sorry, Uttarakhand, particularly Himachal region. ठीक है. अब उत्तराखंड हिमाचल रीजन से अटैक करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव मच पासेस देयर. पासेस जो हैं या तो नेफा टेरिटरीज में हैं और या तो लद्दाख वाले एरिया में. ठीक है. सो चाइना डिसाइडेड टू क्रॉस द फ्रंटियर्स फ्रॉम द नेफा टेरिटरी. ठीक है. एंड वी फेल्ड मिजरेबली और इसी का असेसमेंट है 62 का वॉर. ओके. नाउ 62 वॉर यू नो इज नॉट दैट मच डिस्कस, बट एक सिंपल सी चीज जो मैं आपको बता दूं. Many people say that the import substitution strategy. What is import substitution strategy if economics is done with all of you? Yes, please. Is economics done with all of you? Is economics done? Yes, please. Yes. So if economics is done, you must be knowing that what is import substitution strategy. What is it? We decided to go with import substitution strategy at the starting of our 5-year plans. ये नेहरू गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक थी दैट हम फॉरेन ट्रेड ऐसे कंडक्ट करेंगे कि हमें बाहर से मशीनरीज इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, हम उसे सब्स्टिट्यूट घर में करेंगे. ठीक है. इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट एट ऑल अ मिलिट्री पावर, अ पावर हाउस. मोस्ट ऑफ आवर मिलिट्री इक्विपमेंट्स वर of British origin because we were having the British power at our hands, and hence it became very important for us to import machineries. But we decided to go with development of our education, health, public infrastructure as much as defense infrastructure. तो हमने defense infrastructure की तरफ जो है उतना ध्यान नहीं दिया, acquisition में उतना ध्यान नहीं दिया, and we were frankly speaking not even prepared for a war. हम war के लिए prepared नहीं. So number one reason that historians say ज़्यादातर that we were not at all ready for any kind of long stage war. Number one. Second reason that people say was that there was indecisiveness amongst highest level. अभी रिसेंटली जो किताब मैंने पढ़ी और जिस किताब का मैं आपको जिक्र कर रहा था जयराम रमेश की, ये बताते हैं कि वीके कृष्ण मेनन was throughout a communist leader who decried the role of US. इनको US बिल्कुल पसंद नहीं था, तो US से कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा था. There was no import from US. He was more towards USSR, but we decided to import those machineries which were non-defense in nature. कि सारी डिफेंस के मशीनरीज को हम इंपोर्ट करते नहीं थे बिकॉज हमारा ध्यान जो है वो वॉर प्रिपरेशन में नहीं था, बट दैट वाज मोर विद बिजनेस एंड दैट वाज मोर विद द लोकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ऑन टॉप ऑफ दैट वीके कृष्ण मेनन डिफाइड मिलिट्री हायरार्की. ये एक चीज बताई जाती थी कि मिलिट्री हायरार्की को वीके कृष्ण मेनन ने कभी माना नहीं. मिलिट्री हायरार्की का मतलब होता है कि मेजर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनकी एक हायरार्की होती है कि अपने सीनियरिटी के हिसाब से ही दे विल गेट पोस्टेड. बट वीके कृष्ण मेनन प्लेड फेवरेटिज्म इन इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी में इन्होंने काफी फेवरेटिज्म प्ले किया और अपने बहुत सारे फेवरेट्स को पोजीशन में रखा. फॉर एग्जांपल, जो कमांडिंग ऑफिसर थे ऑफ द नेफा टेरिटरी, मिस्टर बीएन थापर, ही वाज promoted out of turn by वीके कृष्ण मेनन, and that too it is said that Mr. बीएन थापर never visited the front. उन्होंने नेफा फ्रंट देखा ही नहीं. वो अपने आर्मीज को कमांड करते थे दिल्ली से. From Delhi he used to command his army. You know, that was the level of our war preparedness with China. We were fighting with guns which we had got in the Second World War, right? तो मतलब 1940s की गन से हम 1960s में फाइट कर रहे थे. We were not at all a modernized army, and because of all of these coming together, and that too because of keeping his Prime Minister Nehru in dark. Nehru till last believed that diplomacy works more than war. So he was like, war can be countered by diplomacy. And all of these reasons coming together, we saw one of India's post-independence biggest debacle in 1962. Hamara 1962 was the biggest debacle that we saw, except for the fact that China decided to withdraw from the same region after spending some time in our Nepal territories. And the present day Aksai Chin is the conquered part of China in 1962 war. That's that. Clear? Yes, please. Yes, please. Are you following it? Anybody any doubt? Anybody any doubt here?
Sir, why China withdrew? Uh, According to the personal statements of Zhao Enlai and later on the other correspondence that we have got, it's an interesting question that why China withdrew. Basically, they were of the view, particularly Mao Zedong was of the view and Zhao Enlai were of the view that India needs to be taught a lesson. They never attacked India with the idea of capturing Arunachal Pradesh or that area of Aksai Chin until and unless it served them a strategic purpose. It didn't serve them a strategic purpose. वो साउथ ऑफ चाइना में वैसे भी लूज में थे, अभी उन्होंने तिब्बत को कैप्चर किया था, तो दे वर मोर कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर पोर्ट्स लाइक कैंटन. इंडिया के साथ उनका इक्वेशन ये था that they just wanted, as it is quote unquote said, that they wanted to teach India a lesson. They wanted to teach, or they wanted to put India in line. Not they wanted us to convert to communism or anything like that, but they were very much miffed with the fact that we gave asylum to Tibetan refugees and made sure to put a call on them. So this is the only probable reason that we get. यही probable एक reason जो है वो हमें मिलता है, ठीक है. Otherwise, why China withdrew is best answered by Chinese, which is not explainable. It's not understandable because frankly saying we were defenseless. हम लोग defenseless थे इस situation में. One fight that there is one battle fight जिसकी अभी anniversary मनाई गई थी just 14 days before. One fight that we had a good fight was the Battle of Rezangla. ठीक है. The Rezangla battle, which was fought very valiantly by Indian soldiers. हर साल Rezangla की fight की anniversary मनाई जाती है, and this year is also very special. We are almost marking half a century of it. So the Battle of Rezangla एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो please go through it. दिल्ली में एक रेजांगला चौक भी है जो इस बैटल के नाम पर चिन्हित है और इंडियन आर्मी से काफी ट्रेडिशनल फॉर्म में मनाती है. वन ऑफ, बट वी वन द बैटल बट वी लॉस्ट द वॉर, सो दैट वाज इट. ओके, दैट वाज द सैड स्टोरी अबाउट इट. एनीवेज, लेट अस मूव फॉरवर्ड. India and Pakistan conflict. Okay, culminating in first conflict we saw in 47. We had already seen when accession of Jammu and Kashmir was going on. Okay. Accession of Jammu and Kashmir, which was a settled issue, in by 48 we decided that we'll move to United Nations, and it became a cold casket thing. तो जब ठंडे बस्ते में पड़ चुका था the issue of Jammu and Kashmir, it becomes very interesting to know the reason why we like see a war in 65. ठीक है, कि हम 65 में war देखते हैं तो देखते क्यों हैं? Anybody any thought, any reason कि 65 में अचानक क्या हो रहा है? What is happening in 65? And why we see, because see 65 का war एक ऐसा अनोखा war है कि even after signing Tashkent agreement, which was like almost an agreement of loss that was signed by Pakistan फिर भी इसको एज अ विक्ट्री मानता है. वो अपनी विक्ट्री दिवस, हम लोग अपनी विक्ट्री डे जो है वो कारगिल वाले में मनाते हैं, राइट? बट पाकिस्तान जो है अपनी विक्ट्री दिवस ताशकंद एग्रीमेंट या 65 वॉर के टाइम पीरियड में मनाता है. एंड दिस इज अ वेरी फनी थिंग बिकॉज दे वर द वन हु साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट एंड दे कंसीडर इट एज विक्ट्री. एनीबडी एनी गेस दैट व्हाई 65 was seen as another point of escalation between India and Pakistan? सर, पाकिस्तान ने चाइना के सपोर्ट में टू वे फ्रंट खोल दिया. नहीं, यहाँ पर 62 के बाद चाइना विड्रॉज एंड विड्रॉज पीसफुली. आफ्टर 62 वी डोंट फाइंड द कमिंग अप ऑफ चाइना इन द वॉर. इनफैक्ट 65 का वॉर लद्दाख के साइड से है ही नहीं या कश्मीर के साइड से है ही नहीं. ठीक है, सडन अटैक किया था पाकिस्तान ने, आप कह सकते हो. ठीक है, और कुछ एनी अदर रीजन व्हिच यू कैन थिंक ऑफ? एनीबडी एल्स, एनी अदर रीजन? नो रीजन व्हिच यू कैन थिंक ऑफ? आई टेक. ठीक है, दो तीन चीजें हो रही थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन 62. रिमेंबर मैंने आपको बोला था दैट कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन. सो इन दिस कोल्ड वॉर पाकिस्तान गॉट टू बी अ मेंबर ऑफ सीआईटो, Southeastern Asian Treaty Organization. ठीक है, and through that it started getting weapons, particularly third and second generation air force from US. ठीक है, तो US हमें ये लगता है कि US आज के पॉलिटिक्स की वजह से कि US जो है वो पाकिस्तान को साइडलाइन करके बैठा हुआ है. बट बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पाकिस्तान डिसाइडेड टू साइड विद US, it started to getting good quality second third generation air force from United States, and us, that is India, because of our non-alignment policy and because of our debacle in 62, we were still looking and fighting with our second generation and first generation aircraft carriers or aircraft or air force carriers. ठीक है, so that made us at an uneven parity. हमारी air force पाकिस्तान के air force के बराबर नहीं थी दोस्तों. This was a very hard truth for us, and this was seen as an opportunity by Pakistan because we had just witnessed the war of 62. Our prime minister had just died after this war, and this was witnessed as an attempt by Pakistan to to destabilize the country as such. But सबसे चालाकी की बात ये है that Pakistan wanted to deflate the issue. That entry point to India they didn't want to take from Jammu and Kashmir, although they tried to make some disturbances in the Poonch sector and the Uri sector. Poonch और Uri sector से ये इंडिया की तरफ आने की या कूच करने की एक रणनीति बना रहे थे. But actually their whole assignment was geared up towards राजस्थान sector and which was the area of Chham. राजस्थान में एक एरिया है Chham, तो Chham sector से लेके और रन ऑफ कच्छ से लेके ये इंडिया में कूच करना चाहते थे. That is what they wanted to gain an entry into India.
So basically they diverted the attack, and hence I say that there was no concept of two front attack, because China अगर two front करवाना चाहता तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से एंट्री होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. India was attacked from the Rajasthan and from the Gujarat area rather. In fact, in the Rajasthan sector we witnessed a lot of war, and we had almost lost 1/3 part of Rajasthan, जो present day बीकानेर वाला एरिया है, उसके बहुत सारे एरिया को हमने लूज किया. But when India decided to counter the offensive, जब हमने counter offensive करना शुरू किया, so we decided to choose our area of entry into Pakistan, and our area of entry into Pakistan was through Amritsar Lahore sector. We chose the area of Amritsar and Lahore sector, and Indian army went up to the city of Lahore, and the moment Lahore was on the outskirts, मतलब Indian army और लाहौर के बीच में बस 5-6 किलोमीटर का फर्क था. इनफैक्ट वी वर एट द आउटपोस्ट ऑफ लाहौर. एक बहुत ही फेमस फोटो है जिसमें एक खिड़की गांव है लाहौर का, वहां पर इंडियन आर्मी की टैंक्स है और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पर खड़े हैं, और वो पुलिस स्टेशन जो है, खिड़की का पुलिस स्टेशन जो है, दैट इज कैप्चर्ड. द मोमेंट दैट हैपेंड, देखिए राजस्थान में हमारे पास बड़े सिटीज बॉर्डर्स पर नहीं है, ठीक है, गंगानगर है या बीकानेर है, ये सारे इतने बड़े सिटीज नहीं थे. इन एरियाज को कैप्चर करके पाकिस्तान को कुछ मिलता नहीं, लेकिन लाहौर इंडिया के हद में था ऑलरेडी. That made them sit up and think, and they decided to come on table with the, of course, mediation by USSR. So USSR mediated. Tashkent became the center of mediation, of the city of mediation, and we decided to sign this Tashkent Treaty between General Ayub Khan and Prime Minister Lal Bahadur Shastri, where we decided to swap our areas. So India ने लाहौर को वापस दिया और उन्होंने हमारे राजस्थान वाले सेक्टर को वापस दिया, and we decided to call it a day. And we made in the Tashkent Agreement promise them that Pakistan will not again follow the path of aggression and etc. But everything goes down the drain, because on the eve of signing of agreement, Prime Minister Shastri, Lal Bahadur Shastri, was no more, and that kind of watered down everything that we won. So one great loss for us, even though we won the agreement, but we lost. So that was your Pakistan. So was part of Rajasthan captured by Pakistan? Yes, the Chum sector was captured. It was said that around 1,300 square miles was captured, and we captured around 1,500 square miles of पाकिस्तान. तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इवन अमाउंट में हमने कैप्चर किया था. तभी ताशकंद एग्रीमेंट जो है उसमें स्वैप होता है, तो हम अपना राजस्थान वाला पार्ट वापस लेते हैं, वो अपना लाहौर का पार्ट वापस लेते हैं. आज भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर हमने लाहौर का पार्ट वापस नहीं दिया होता तो इस्लामाबाद वुड हैव बीन एट फॉर इंडिया द विनिंग वाज हाई. हमने जो सर काटे वो जनरल्स के सर थे. मतलब मैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट द स्पॉइल्स ऑफ वॉर फॉर इंडिया वाज मच मच रिचर एज कंपेयर टू द स्पॉइल्स ऑफ वॉर व्हाट पाकिस्तान गॉट. हमारे यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊँ. समय राधाकृष्णन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनको राजस्थान के उस गांव में लेके जाया गया जहां पर पाकिस्तानी टैंकर्स थे, और वो सारे के सारे टैंकर्स डेट्रॉइट से बन के आए थे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया कि बाद में राजस्थान में ऑफेंसिव किया एंड वी कट ऑफ द एरिया. तो उनके हमारे ख्याल से 1300 टैंकर्स के आसपास, 1300 टैंकर्स वर देयर विद इंडिया व्हिच वर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन दे वर ऑल मेड इन यूएसए टैंकर्स, दे वर ऑल मेड इन डेट्रॉइट. एंड एक बड़ा फेमस फोटो है राधाकृष्णन का विद दोस टैंकर्स. आई थिंक आई कैन शो यू दैट. जस्ट अ सेकंड, मुझे एक समय दीजिए, जस्ट अ सेकंड. But this one, fine. Police station of Lahore. I don't know whether you can see this. Is the screen shared with you guys? क्या आप देख सकते हैं? सर बॉर्डर मूवी में तो दिखाया था कि राजस्थान वाला एरिया वहां तो इंडिया जीत गई थी ना. आर वी टॉकिंग अबाउट बॉर्डर मूवी? We are not talking about border movie, right? So we are talking about real things, not imaginary things. Border is an imaginary thing. I hope you understand. अच्छा, एक मिनट, just a second. Yeah, I'll share that photo with you. Just a second. So here is the so here is just a second, guys. Yeah. I hope. Now you can see, I hope. Okay. Can you see this photo out there? Yes, please. About Barki district, Lahore police station of 65 की. ठीक है. वो टैंक वाली फोटो मुझे नहीं मिल रही, but I hope I get it soon. Okay. आगे बढ़ते हैं. Let us see 71. ठीक है. 71 वाली war. Tashkent agreement and all is again not asked. So let us move forward from here. Okay. Moving forward. Okay. The coming up of 71 war. I have just a second. Yes, here is the challenges of Bangladesh, particularly the coming up of Indira Gandhi's time period. Okay. Now, Bangladesh for
us, we have not imagined calling a place East Pakistan. Nobody from our generation knows East Pakistan or West Pakistan. We just know one Pakistan, and that is our northwestern neighbors. But soon after independence, we got this kind of geography where West Pakistan was there and East Pakistan was there. Now, one thing that you should know and understand कि जिन्ना जब मुस्लिम लीग का डिमांड लेकर गली गली घूम रहे थे, that Pakistan, separate nation, the separate concept, two nation theory, etc. He divided, or he had this thought of dividing on religious India on a religious perspective. But I always say it in my class, and I say it with after much consideration, that in India, religion is not as important as culture. Please understand this thought when I'm trying to say this. Why I say this? For example, imagine a South Indian Brahmin and imagine a North Indian Brahmin. Do you think South Indian Brahmin will culturally be more close to a South Indian Muslim or a North Indian Brahmin? What do you think? I'm not saying religiously, I'm saying culturally. For example, how they dress, how they speak, how they look, what is their thought process. What do you think? A South Indian Brahmin will be more close culturally to a North Indian Brahmin or to a South Indian Muslim? Yes? Their religions are different. Definitely different. But they have been born and brought up in the same region. And region dictates culture. We Indians, हमें ऐसा लगता है, because of many other things, that religion plays a very important role in life. Religion is fine, is there. But culture, we Indians wear cultures on our sleeves. हमारे लिए culture सबसे important है. तो एक North Indian, there are some castes and there are some varnas which are pan India. पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे. For example, there are a group of trading community tribals which are known as Banjaras, and Banjaras are found all over India, by the way. But a North Indian Banjara will not, marry a person to a South Indian Banjara. A South Indian Banjara will live with South Indians and other tribals. Similarly, I was talking about the concept of Brahmins and Muslims because they are found everywhere. You can say that there are some people who are localized and they are found there only. But for us, the culture becomes, which is dictated by food habits, which is dictated by language, which is dictated by clothing, which is dictated by region that you share. तो ये सारी जगहों पर जो संस्कृति है, जिसको हम कल्चर बोलते हैं, that is more dominant. और इंडिया में ये चीज शायद कांग्रेस के लीडर्स ने समझी, लेकिन मुस्लिम लीग के लीडर्स ने नहीं समझी. उन्हें ये लगा कि मुस्लिम्स एवरीवेयर आर मुस्लिम्स, दे डोंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी. हिंदूज एवरीवेयर आर हिंदूज, दे डोंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी. लेकिन ऐसा नहीं है. वी आर मच मोर देन जस्ट बीइंग हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख, राइट? उसके ऊपर भी हमारी आइडेंटिटीज हैं. वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटीज हो सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी आइडेंटिटीज हैं और रहती हैं, जो कल्चर ही डिक्टेट करता है. नाउ दिस वाज द क्लासिक मिस्टेक दैट जिन्ना डिड when he decided to think that East Pakistani Muslims are the same as West Pakistani Muslims. So much so that ये इतनी बड़ी ब्लंडर थी कि जिन्ना ने उर्दू को इंपोज करना चाहा बंगाल के रीजन में. आपको लगता है कि बंगाली बोलने वाले कभी उर्दू बोलेंगे? इसलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बंगाली, लेट्स से हिंदू, विल स्पीक द सेम लैंग्वेज एज अ बंगाली मुस्लिम. सो whom will Bengali Muslim be more identifying with? Either a West Pakistani Hindu, West Pakistan Muslim. आपको लगता है कि यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में जो पश्तून्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो उनसे बंगाली मुस्लिम्स वाकिफ रखेंगे? यस? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? दैट वाज नॉट व्हाट वाज हैपनिंग. ठीक है, वो था ही नहीं इक्वेशन में. और ये सबसे बड़ी गलती जिन्ना और मुस्लिम लीग की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो ये समझते हैं या समझते थे कि रिलीजन सर्वोपरि है, रिलीजन के ऊपर सारी आइडेंटिटीज खत्म हो जाती. ठीक है, और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स को, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स थे, एक तो उनको दुय्यम दर्जा दिया. दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देम एज सेकंड क्लास सिटीजंस बिकॉज दे वर नॉट स्पीकिंग उर्दू, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग उर्दू. वो उर्दू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जबकि सही बात तो यह है कि उर्दू की पैदाइश जो है वो हिंदुस्तान में. उर्दू इज मोर लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट डे गंगा यमुना एक्सेस, जहां पर हिंदी, हिंदवी, उर्दू, ब्रज, इन सब भाषाओं की पैदाइश है. पाकिस्तान के साइड में तो उर्दू भी नहीं, वहां पर आज भी पाकिस्तान में एक डोमिनेंट लैंग्वेज पंजाबी है. ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी मेन लीडर्स हैं, और ज्यादातर लोग जो पंजाब के साइड रहते हैं, एक्सेप्ट रावलपिंडी को छोड़कर, वो ज्यादातर पंजाबी ही बोलते हैं. इस्लामाबाद के भी ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं. दे डोंट आइडेंटिफाई दैट मच विद उर्दू. सो गॉड हेल्प देम एंड देयर थॉट प्रोसेस. बट they thought that imposition of Urdu, they thought that treating of Bengalis as a second class citizen, the eastern Bangladesh, sorry, the eastern Pakistan people as the second class citizens, plus maintaining all the institutions of national importance in West Pakistan. सुप्रीम कोर्ट उनका वेस्ट पाकिस्तान में था, पार्लियामेंट उनका वेस्ट पाकिस्तान में था, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज वेस्ट पाकिस्तान में थी, सब कुछ उनका वेस्ट पाकिस्तान में था. यानी कि वो नाम के लिए ईस्ट पाकिस्तान को बंधक बना के रखे थे, ताकि आगे हो सके तो इंडिया के ऊपर ट्विन फ्रंट चैलेंज हो. बट ईस्ट पाकिस्तान को और वहां के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स के नाम पर, इकोनॉमिक राइट्स के नाम पर और कल्चरल राइट्स के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया बाय वेस्ट पाकिस्तान. And that was the main issue, which was between the West Pakistan group and East Pakistan. Are you able to get? Are you getting?
अरुणिमा यू आर सेइंग नो सर, हम बंगालीज को तो बस बंका बोलने का बहाना चाहिए होता है. हाँ, आई एम सेइंग दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Are you all getting? Yes, please. Are you trying to understand the fundamental problem? Yes, please. ठीक है. अब इसी बीच में ऑल ऑफ यू देयर, ऑल ऑफ यू देयर. ठीक है. अब इसी बीच में एक चीज और है जिसको समझना जरूरी है. वो चीज क्या है? अंडरस्टैंड दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस बात को. एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान है जहां पर 4 पार्टीज हैं, लेट्स सपोज देयर आर 4 पार्टीज, और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान है जहां पर एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, अवामी लीग. मान लो कि यहां पर 100 सीटें हैं, टोटल की टोटल 100 सीटें. वेस्ट पाकिस्तान में 60 सीटें हैं, ईस्ट पाकिस्तान में 40 सीटें. इसी हिसाब से 6/4 का रेशियो हुआ करता था. आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की मेजोरिटी चली जाएगी वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में? इस सिचुएशन में कौन सी पार्टी की मेजोरिटी जाएगी? क्या मैं ये कह सकता हूं इन अ सिंपल वे, ये जो वेस्ट पाकिस्तान में है, मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, आपको नहीं लगता कि ये 60 सीटें इन 4 लोग में बढ़ जाएंगी? मान लो सबको बराबर बराबर सीट भी आई तो 15-15 आई. ईस्ट पाकिस्तान में एक ही पार्टी थी जो सबसे प्यारी थी, सबको प्यारी थी, वो थी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग. अवामी लीग को 40 में से 40 मिलते थे. आर यू गेटिंग? भाई सबसे बड़ी पार्टी कौन हो गई? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग कि कैसे अवामी लीग पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती थी? आर यू गेटिंग इट? ये हमेशा होता है ना कि इलेक्शंस में भी ऐसे ही होता है कि सामने वाली में अगर मान लो आप, ज़्यादातर ये देखा गया कि पोलराइजेशन में, जहाँ पर पोलराइजेशन होता है, अगर मान लीजिए कि आप राइट विंग पार्टी हैं और एक लेफ्ट विंग पार्टी, अगर राइट विंग के 4 मेंबर खड़े हो गए तो लेफ्ट विंग का आदमी वैसे ही जीत जाएगा, बिकॉज राइट विंग का वोट बढ़ जाता है. ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन होती रहती है. ठीक है, दिस वाज बट नेचुरल. मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान की अवामी लीग को जबकि सीट कम दी जाती थी, फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाती थी. अब ये चीज़ पाकिस्तान के जनरल्स और पाकिस्तान की पार्टीज को बिल्कुल पसंद नहीं था. एक तो बंगाली मुस्लिम्स को वो देखना नहीं चाहते थे. दे वांटेड टू, दे थॉट दैट दे आर जस्ट नॉट वर्थ इट. सेकंड, दे वांटेड टू इम्पोज दैट थॉट प्रोसेसेस ऑन देम. The culture was different, the way they made their lives was different, and all of that. And of course, this created the tensions between East Pakistan and West Pakistan. और सबसे बड़ा टेंशन इसी बात का था कि 1970 का जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, जब 1970 का इलेक्शन हुआ, पर्टिकुलरली दिसंबर 1970 का फ्री इलेक्शन हुआ, अवामी लीग जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में नहीं, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, आर्मी के जनरल याहिया खान और जो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले थे भुट्टो, उन्होंने लिटरली, याहिया खान डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द मिलिट्री रूल. दिस वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट टाइम दैट द मिलिट्री रूल वांटेड टू हैपन. और ये गंदी आदत जो वहाँ की आर्मी को लगी, आज तक लगी हुई है कि भाई कुछ भी होता है तो वो अपनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले देते हैं. सो भुट्टो, हु वाज अ पॉलिटिशियन, ही अलॉन्ग विद याहिया खान कॉल्यूडेड टू डिनाई अवामी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन. और कैसे डिनाई किया गया? शेख मुजीबुर रहमान पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया. दिस कॉन्स्पिरेसी वाज नेम एज त्रिपुरा कॉन्स्पिरेसी. उन पर यह चार्ज लगाया गया कि वो त्रिपुरा जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, त्रिपुरा वाज वेरी नियर टू ईस्ट पाकिस्तान, यू नो दैट. तो त्रिपुरा में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कल्यूड कर रहे थे, और इसी के बेसिस पर उन पर चार्ज लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया. और उनके अरेस्ट के 3-4 दिन बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सर्च लाइट. This was the mass and the largest genocide, सबसे बड़ा genocide था in the history of post-war, in the post-second world war, world history particularly, because एक ही रात में in one night they killed lakhs and lakhs students of Dhaka University. ढाका यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थियों को एक साथ मार दिया गया. There were mass graves, बड़े बड़े graves बनाए गए, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स को भी यूज किया गया था. There were countless examples of massacres, rapes, and people started coming out of there, and India saw more than 10 million refugees crossing into their borders. हमने अपने borders खोले और वहां से refugees आना शुरू हो गए. That became very very problematic situation for us. ये लगभग पूरे साल चलता रहा, और फाइनली पाकिस्तान जो है अटैक करता है 3 दिसंबर 1971 को इंडिया के ऊपर प्रीएम्प्ट करने के लिए. We decided to see, this situation started from 1970s of December, and we kept on dilly dallying till the end of 1971 December. इतना ज्यादा समय हम लोग ने ऑलमोस्ट 12 महीने का, 12 months का लिया, जिसमें भी allowed for number of refugees to come to India, and we kept on delaying the war. I don't know उस फिल्म में क्या बताया गया है, I have not seen the film, but Indian Army was in the favor of only doing military intervention in winter. Why? Number one, we wanted कि winter enter हो and सारे passes चाइना के साथ बंद हो जाए, passes closes, तो सारे passes close हो, number one, winters में. दूसरा, we didn't want to enter Bangladesh during August season. हम August season में बांग्लादेश में enter नहीं करना चाहते थे, because that's a marshy plain, और मार्शी एरिया होने की वजह से ब्रह्मपुत्र इज ऑलवेज ऑन द हाई. हमारे आसाम से या हमारे मेघालय से एंटर करना, ब्रह्मपुत्र हमेशा हाई पे रहता है टिल जुलाई अगस्त टाइम पीरियड, टिल द टाइम मानसून आर देयर. सो फॉर अस इट वाज नॉट अ चांस फॉर अस टू गो इवन टिल सितंबर. हमारे पास सितंबर तक भी जाने का कोई इशू था नहीं, एंड हेंस वी डिसाइडेड टू ओनली क्रॉस इट टू दिसंबर. एंड एज Sam Manekshaw was leading it, India intervenes. It is in history
द लार्जेस्ट प्रिजनर ऑफ वॉर। आप अगर इंडियन आर्मी चीफ के रूम में जाएंगे, इफ यू गो इनटू द इंडियन आर्मी चीफ हेडक्वार्टर्स जो न्यू दिल्ली में, वहाँ पे एक ही तस्वीर लगी हुई है, और वो है सरेंडर ऑफ 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स टू इंडिया। वो सरेंडर की फोटो लगी हुई है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, यूएस एंड सोवियत यूनियन दे बोथ वांटेड टू इंटरवीन। इनफैक्ट यूएस केप्ट थ्रेटनिंग इंडिया। ठीक है, यूएस बार बार इंडिया को थ्रेटन करता रहा, बट वी गॉट द न्यूट्रल हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। न्यूट्रल हेल्प मींस व्हेन यूएस ने अपने वॉरशिप्स भेजने शुरू किए, फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज, सो सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वॉरशिप भेजे अगेन बे ऑफ बंगाल में टू काउंटर इट। So basically Soviet Union became our main supporter in 1971 war, and this became a very important intervention. That is how we were able to fought. And Soviet veto power was also used in United Nations Security Council, where Pakistan was lobbying with US. Sir, I've heard that only Bengali Hindus were killed and raped. Left and right, everybody was killed. आपको क्या लगता है, शेख मुजीबुर रहमान बंगाली हिंदू थे? शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को मार दिया गया। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी की लगभग हेड काउंट जो बोलते हैं कि लगभग 7 लाख लोग मारे गए थे, 7 लाख। So it was horrific. Of course, Hindus were also killed. Of course, they were also killed. They were targeted and killed. But understand that Hindus were not living in Pakistan. Pakistan बना ही इसलिए था कि it is made for Muslims. So Eastern Bangladesh at that point of time was already having a majority dominant Muslim population. और ये तब से नहीं था, ये 1905 से था। 1905 में पार्टीशन जब हुआ था कर्जन के टाइम पीरियड में, so what was the partition? West Bengal and East Bengal, right? So we have already done, the West Bengal was a majority Hindu population, East Bengal was a majority Muslim population. Nawab Salimullah थे ढाका के, है ना? Nawab Salimullah of Dhaka, he became the founder of Muslim League, right? So you can understand that उस जमाने से Britishers were looking forward to make it as a Muslim, center of place and etc. But clear, everybody? Yes, please. So we have done 62, 65, 71 Bangladesh Liberation War. ठीक है, ब्रेक क्या हो गया, ब्रेक क्या जरूरी है, अब कुछ बचा नहीं, वी आर डन विद इट। अब आप बताइए, आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो जो नहीं किया हुआ है, जो बचा हुआ है, और एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। करगिल इज अ वेरी रीसेंट स्टोरी, स्टार्ट्स विद हजरत बल। कश्मीर में पता है कि कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो 80s के लास्ट में जाकर शुरू हुई। So you had 2 or 3 incidents in Kashmir that started the militancy at that point of time. One was the Hazrat Bal Mosque incident. तो कश्मीर में एक मॉस्क है, हजरत बल मॉस्क, जहाँ पर ये बताया जाता है कि सर प्रॉफिट मोहम्मद के वहाँ पर रखे हुए थे, and that was very much revered by Muslims all over the world. मोहम्मद का जो relic था वो गायब हो गया, and that created massive uproar in Kashmir Valley. तो कश्मीर में इसकी वजह से बहुत ही बड़े तादाद में उपद्रव शुरू हुए। That was one incident. Second incident, same 2-3 years just after that. At that point of time, Home Minister of India has to be Mufti Mohammad Saeed. And उनकी daughters रुबिका का abduction होता है। So at that point of time, when the Home Minister of India's daughter, who belonged to Jammu and Kashmir, जिसकी उनकी दूसरी बेटी जो है वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा जी की बहन का abduction हुआ था, and that brought those separatists onto the fore. So that was again pre-leading to what you call as Kashmir conflict. Then there started what you call as some form of anti-militancy operations. Government of India started sending its army started putting its camps, CRPF started putting its camp, we started putting up borders, border fences. और इन सब के बीच में we had the coming up of Parvez Musharraf as the president, or general who became the president afterwards. So Kargil is seen in the backdrop of army getting importance again in Pakistan. And there at that point of time we signed एक आगरा कॉन्क्लेव हो रहा था, जिसमें शिमला कॉन्फ्रेंस 1972 का जो शिमला कॉन्फ्रेंस था, अगेन साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान, वेयर वी डिसाइडेड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान के इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज विल बी बायलैटरल, और जहां पर किसी भी तीसरे पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो शिमला कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए आगरा में कॉन्क्लेव हो रहा था, जिसमें ये तय किया गया था कि अब हम बॉर्डर इश्यूज को खत्म करना चाहेंगे, एंड फॉर दैट बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस वाज हैपनिंग। आज भी उस बायलैटरल कॉन्फ्रेंस के फाइल्स हमें नहीं मिले हैं, इट्स नॉट डिक्लासिफाइड, बट इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट ये तय हो गया था कि कुछ एरिया स्वैप किया जाएगा, एलओसी हटाई जाएगी और बॉर्डर को सॉलिडिफाई किया जाएगा एलओसी के तहत, एंड इट वाज डिसाइडेड सो। बट in order to dilute the Agra conclave of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Parvez Musharraf, immediately after the Agra conclave, we had the coming up of Kargil. So Kargil, which was the coming up of again Kargil Pass, which oversees the Ladakh and the main valley of Kashmir. कश्मीर और लेह की तरफ जो हाईवे जाती है उसकी मेन वैली को जो ओवरसी करता था, करगिल, बुर्जिल, these are some of the passes. करगिल को चुना गया, and the Pakistani army in the garb of again tribals, they occupied those passes. होता ये था कि ठंडी के टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के साइड दोनों की तरफ के लोग जो हैं वो नीचे आते थे, और हाइट्स में, पासेस में और कोई नहीं रहता था एक्सेप्ट फॉर ट्राइबल्स। तो वहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो गडरिये माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द बकरवाल्स। तो बकरवाल्स ने, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्मी को आगाह किया दैट ट्राइबल्स के देश में जो है हेवीली आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं, एंड दोज इन्फिल्ट्रेशंस बाय द टाइम इंडियन गवर्नमेंट कुड रिएक्ट, दे वर ऑलरेडी देयर ऑन द टाइगर हिल। वी टुक अनदर 4 months or so in peak winter to regain those heights, and
almost a battalion strength people were involved from the Indian army who lost also their lives in this fearless attack because we were against a very steep hill. But Kargil was largely in the hindsight an attempt to do destabilize the Agra conclave, जिसका बाकी कुछ हुआ नहीं, but it was just an attempt. Please understand कि कांदाहार का भी जो hijackings हुए थे, that were also predating the Kargil, and they were attempts by the Pakistani government to use proxies to destabilize the peace process. जो कि लगभग ऐसा लग रहा था that we will share the talk and we will exchange areas and it will be done. That didn't happen, and as you can see, since then, Indian government has rightly so decided not to engage in talking with Pakistan, because whenever we talk, we reach a conclusion because historically speaking, they are at the back front, they are at the back foot. But in just the order to destabilize it, they keep on doing some of the other proxy attacks. What Kargil exposed for us was that we didn't have theater operations. Kargil ने जो expose किया हमारे लिए वो ये था कि हमारे पास theater operations नहीं थे. For example, we didn't have a chief of defense staff. अभी जो General Bipin Rawat, who became the first head of the tri services, we didn't have such kind of position. We didn't have a theater war concept जिसमें army, navy और air force तीनों मिलकर fight करें. It was only after Kargil war that we had Shikatkar committee that came up, and we decided to have theater wars concept. So Andaman and Nicobar became the first theater conflict area for India. और अब हम 5 theater wars जो है, 5 theater conflict areas जो हैं वो बनाने जा रहे हैं. So that is it about Kargil. Yes. Yes, guys. Anything else? Yes, can you hear me, guys? Anything else? Are you following? Thank you, Nirmal. Questions from... have you seen any other past questions from post-independence? As I told you, nuclear doctrine पढ़नी है, ठीक है? Again, nuclear doctrine is not a part of post-independence, but is a part of paper 3. Internal security में आता है. Paper 3, internal security में nuclear doctrine आप पढ़ते हैं, ठीक है? सर मेरा ये लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे पास नोट्स बने और सारी बुक से फिर से पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या मैं क्लास की वीडियो और हैंडल करूँ? निमिषा देखिए, इट्स एक्चुअली वेरी टफ क्वेश्चन कि आप जो पूछ रहे हैं, बिकॉज एज यू आर आल्सो सेइंग दैट इट्स योर लास्ट अटेम्प्ट. You all should give your first attempt like it's your last attempt. But understand that I will not suggest you, even if it is your genuinely last attempt, then also I will not suggest you एक किताब जो रेफर कर सके. उसको जरूरी नहीं है कि आप बार बार पढ़ेंगे, रेफर करते रहिए. मान लीजिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज आपने आपको रेफर करनी है, तो आप वापस जाके उसमें अबव क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है? एंड यू नो दैट विल बी आउट. सो इन दिस सिनेरियो पढ़ने का समय नहीं.